साथियों, इस वीडियो के अंदर अब हम जो चौथा अध्याय है उसके बारे में बात करेंगे। गोलवलकर ये कहते हैं कि हमने पिछले जो 3 अध्याय में जिन थ्योरियों को आपको बताया, उस थ्योरियों के आधार पर अब हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो पड़ताल है वो वैज्ञानिक आधारित है और सही दिशा में है। गोलवलकर ये कहते हैं कि हमने पिछले 3 अध्यायों में जो थ्योरियों को बताया, उसके आगे बढ़ाते हुए अब हम जो चौथा अध्याय है उसके अंदर अब हम इस वैज्ञानिक अवधारणा की रोशनी में अपने राष्ट्रीयत्व को समझेंगे। राष्ट्रीयत्व का अर्थ है साथियों कि जो राष्ट्रीय क्या है, राष्ट्रीयता क्या है, राष्ट्र क्या है, राष्ट्र के लिए राष्ट्रीयता क्या है, राष्ट्रभक्ति क्या है, राष्ट्रीय भक्ति क्या है, कौन सा ऐसा कार्य है जिसको गोलवलकर राष्ट्रीय कह रहे हैं। ये हमको समझना है, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको हमको समझना है। इसके आगे साथियों फिर वही थ्योरी को समझाते हैं जो उन्होंने 5 कारक के अंदर समझाई है, और ये कहते हैं कि हमारा ये एक विशाल देश है, हिंदुस्तान हिंदुओं की धरती है, ये हिंदुओं का गृह देश है, ये पुश्तैनी भूभाग है और एक निश्चित तौर पर एक भौगोलिक एकता है, और ये जो स्थान है ये एक जमीन का आदर्श टुकड़ा है जिसको उन्होंने हिंदुस्तान कहा। और आगे वो कहते हैं कि इसके अंदर वो सब कुछ है, वो 5 कारक है जिनसे ये जो स्थान है ये एक देश कहने योग्य है, यानी इसको हम देश कह सकते हैं। जितने भी कारक हैं वो सभी कारक सिद्ध हैं, यहाँ पे सभी कारक लागू हैं। इसके इन कारकों से हम इस जगह को, इस भू स्थान को, इस भूभाग को एक देश के रूप में कह सकते हैं। और आगे कहते हैं यहाँ वो सब कुछ है जिस आधार पर दुनिया के जो देश हैं उन्होंने अपने राष्ट्र को राष्ट्रीय कहा या राष्ट्र बनाया, उसी तरीके से इस भूभाग पर सब कुछ है जिसको लेकर के हम इसको राष्ट्र या राष्ट्रीय कह सकते हैं। आगे कहते हैं इस देश के अंदर प्राचीन काल से एक नस्ल रहती है और वो नस्ल है हिंदू नस्ल, जो साझा परंपराओं, साझी विरासतों और गौरव और विनाश की स्मृतियों, ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और दूसरे अनुभवों के साथ जुड़ी हुई हैं। इसी साझा जो विकास क्रम हुआ, समाज का विकास क्रम था, इसी साझा विकास क्रम ने एक साझा संस्कृति, एक साझी मातृभाषा, साझे रीति रिवाज और साझी आकांक्षाएं पैदा की तथा साझी आकांक्षाएं विकसित की। इसी विकास क्रम से ये सारा कुछ विकसित हुआ है, और इसी को समझाते हुए शुरुआत से वो कहते हैं कि इसी विकास क्रम में बुद्धिजीवी पैदा हुए, जिसमें वो शुरुआत से जो दर्शन से जब से शुरू हुआ, ब्राह्मणवादी दर्शन शुरू हुआ, उस समय से विकास क्रम को जो दार्शनिक रहे हैं, जो ऋषि रहे हैं, उनके बहुत सारे नामों का वर्णन करते हैं। और इसी क्रम को समझाते हुए वो आखिरी तक लेकर के आते हैं, जिसमें वो आज़ादी के आंदोलन से लेकर के महारानी लक्ष्मीबाई, इन सभी का नाम लेते हुए आगे आते हैं। और आगे आकर के जो आज़ादी के आंदोलन के समय जो हिंदू दर्शन के लोग थे, जो हिंदू विचार के लोग थे, उनके नामों का भी वर्णन करते हैं। और वो बताते हैं कि इस प्रकार से शुरू से लेकर के आखिरी तक अनगिनत बुद्धिजीवी, ऋषि, मुनि, इन सारी परंपराएं इस विकास क्रम में विकसित हुई हैं। और आगे कहते हैं कि निश्चित तौर से और किसी नस्ल को इस तरीके की महानतम संस्कृति, महानतम बुद्धिजीवी, महानतम जो विकास क्रम है ये प्राप्त नहीं हुआ। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको इतनी इस तरीके की एक संस्कृति मिली, इस तरीके का एक धर्म मिला जो अपने आप में पूरी दुनिया में बिल्कुल अलग है। और आगे कहते हैं कि सार रूप में हम इस देश के अंदर, हम इस राष्ट्र के धार्मिक और सांस्कृतिक घटक हैं। और आखिरी में बोलते कि आखिरी में भाषा जो आखिरी घटक है वो कुछ कठिनाई पैदा करते हुए दिख रहा है, क्योंकि हमारे देश के अंदर बहुत सारी अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग बोलियां हैं,
इससे लगता है कि ये बहुत सारे अलग अलग राष्ट्रों का स्वरूप है, मगर आगे वो समझाते हैं कि इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है। हमारी जो मूल भाषा है वो संस्कृत है, बाकी जितनी भाषाएं यहाँ पर हैं ये संस्कृत की पुत्रियां हैं। सारी भाषाएं संस्कृत से पैदा हुई हैं। जबकि साथियों जो भाषा का है इसमें हम विस्तार से इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, मगर हमको समझना है साथियों कि संस्कृत जो भाषा है जब से देव भाषा घोषित हो गई ब्राह्मणवादी दर्शन के समय से, तो संस्कृत कभी आम बोलचाल की भाषा नहीं रही। ये हमको समझना है। संस्कृत हमेशा दर्शन की या ब्राह्मणों के जो ग्रंथ थे उसकी भाषा रही। संस्कृत को पढ़ने का आम जनता को अधिकार नहीं था, वो सिर्फ ब्राह्मण संस्कृत को पढ़ते थे। अब इस विस्तार में हम नहीं जा रहे, मगर हमारे देश की जो भाषाओं का जो स्थिति है, जैसे सावरकर ने भी अनार्य और आर्य का वर्णन किया है। जो यहाँ पर अनार्य थे, अनार्यों की पहले से भाषाएं थीं, पहले से उनकी अलग बोलियां थीं। इसलिए साउथ में खासतौर से देखेंगे बहुत सारी भाषाएं थीं जो अलग थीं, ये हमको ध्यान रखना है। वो आर्य जब शुरुआत में आए तो बहुत समय तक साउथ की तरफ नहीं गए थे। वो पहले उनका जो आर्यों का जो स्थान था वो सिंधु नदी के पास था, जिसको आर्यवर्त कहा गया था एक समय के लिए। वो इतिहास में पहले आपको पढ़ा चुका हूं। इसलिए साथियों कुछ ऐसे तथ्य है जो तथ्यात्मक रूप से जब हम उसको तलाशते हैं तो इसमें बहुत सारी खामियां मिलती हैं। ये भी हमको ध्यान रखना है। और आगे वो कहते हैं कि जो चर्चा हमने रखी आपके सामने, इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि इस देश हिंदुस्तान में हिंदू नस्ल अपने हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति और हिंदू भाषा राष्ट्रीय अवधारणा को परिपूर्ण करती है। और आगे वो कहते हैं कि सच यही है कि हिंदुस्तान एक प्राचीन हिंदू राष्ट्र है और इस हिंदू राष्ट्र को निश्चित तौर पर हिंदू राष्ट्र ही होना चाहिए, कुछ और नहीं, केवल हिंदू राष्ट्र। उस समय साथियों समझना है कि उस समय जो ये 1939 की बात है, तो इस समय जो धर्मनिरपेक्ष अवधारणा की जो भावना थी जो अंग्रेज लेकर के आए थे, जिसको कांग्रेस लेकर के चल रही थी, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में धर्मनिरपेक्ष की जो अवधारणा है उसका विरोध किया गोलवलकर ने, आरएसएस ने, सभी लोगों ने। और इनका कहना यही था, जो इस पूरी अवधारणा में आपको समझा रहा हूं, इन थ्योरियों को समझाते हुए वो ये कह रहे थे कि केवल हिंदू राष्ट्र ही बनेगा, हिंदू राष्ट्र ही बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र की बनने की सारी यहाँ पे थ्योरी है वो मैच हो रही हैं। तो इस तरीके से हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को इन विचारों से वो मजबूत कर रहे थे। इसको हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो धर्मनिरपेक्ष अवधारणा थी उसको वो नकार रहे थे। उसके आगे वो कहते हैं कि वे सभी लोग जो इस राष्ट्रीय चेतना, इसी को राष्ट्रीय कहते हैं, हिंदू राष्ट्र की जो अवधारणा है, हिंदू नस्ल की जो अवधारणा है, जो इस थ्योरी को मानता है वही राष्ट्रीय है, वही राष्ट्रीय देशभक्त है, ये समझाते हैं वो। और जो इस दायरे को नहीं मानते हैं वो स्वतः इस दायरे से या इस देश की परिधि से बाहर हो जाते हैं। आगे वो कहते हैं कि वे सभी लोग जो राष्ट्रीय यानी कि हिंदू नस्ल और धर्म, संस्कृति, भाषा को मानने वाले नहीं होते हैं, वे स्वाभाविक रूप से वास्तविक राष्ट्रीय जीवन के दायरे से बाहर छूट जाते हैं। ये इसको समझना है साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। गोलवलकर ये कह रहे हैं कि जो इस पूरी विचारधारा को मानते हैं वो तो राष्ट्रीय हैं, और जो इस पूरी विचारधारा को नहीं मानते हैं वो इस राष्ट्रीय जो जीवन की जो विचारधारा है उससे बाहर हो जाते हैं, उससे छूट जाते हैं। यानी इनकी राष्ट्र की अवधारणा से जो बाहर हैं वो इस राष्ट्रीय विचार की अवधारणा से बाहर हैं। इसलिए हमको समझना है साथियों कि आज की तारीख में जो राष्ट्रीय है, अब हमको ये समझना है कि आरएसएस की जो परिभाषा है उसका राष्ट्रीय का अर्थ क्या है। आरएसएस की परिभाषा का राष्ट्रीय का अर्थ है कि जो ये हिंदू राष्ट्र की अवधारणा है, हिंदू राष्ट्र की अवधारणा ही राष्ट्रीय काम है, या राष्ट्रीय है, या राष्ट्रीयता है, राष्ट्रीय देशभक्ति है।
जो भी इस अवधारणा के लिए काम कर रहे हैं वो देशभक्त हैं या राष्ट्रवादी हैं। इसलिए राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है, राष्ट्रवाद की थ्योरी है, इसके साथ जुड़ी हुई है। जो वही राष्ट्रवादी है जो हिंदू राष्ट्र की अवधारणा के लिए काम कर रहा है या हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को मानता है या हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को लाने के प्रयास में लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, वही राष्ट्रवादी है। ये आरएसएस की राष्ट्रवाद की परिभाषा है जिसको हमको समझना है, जिसको गोलवलकर बहुत ही स्पष्ट रूप से यहां समझा रहे। हिंदू राष्ट्र की बात वो बहुत ही स्पष्ट रूप से कह रहे, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है, साफ तौर पे गोलवलकर कह रहे हैं, जिसको हमको समझना है। ये आरएसएस की बेसिक आइडियोलॉजी है, ये बेसिक उनकी विचारधारा है, जो आज खुले रूप से बात नहीं कह पाते, मगर गोलवलकर ने जो बात कही यही यथार्थ है। इसी को आज आरएसएस लागू कर रहा है और लागू करना चाहता है। ये बात हमको समझना है साथियों। आगे कहते हैं कि हम फिर से दोहराते हैं कि हिंदुओं की धरती हिंदू स्थान में केवल हिंदू राष्ट्र रहता है और हिंदू राष्ट्र रहना ही चाहिए। जो आधुनिक विश्व की नस्ल संबंधी वैज्ञानिक अवधारणा की सभी पांचों जरूरतों को पूरा करता है, इसलिए और कुछ नहीं, केवल हिंदू राष्ट्र ही होना चाहिए। आगे कहते हैं फलतः केवल वही आंदोलन सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय है जो आंदोलन हिंदू राष्ट्र के पुनर्निर्माण, पुनरुद्भव तथा वर्तमान परिस्थिति में इसकी मुक्ति का उद्देश्य लेकर के चलते हैं। यानी जो हिंदू राष्ट्र की अवधारणा, हिंदू राष्ट्र को लागू करने के लिए, हिंदू राष्ट्र का पालन करने के लिए हमारे देश के अंदर जो भी ये आंदोलन चला रहे हैं, जो इसका पुनर्निर्माण कर रहे हैं, वही वास्तव में राष्ट्रीय है। और आगे कह रहे हैं वही केवल राष्ट्रीय देशभक्त हैं, जो मैं आपको पीछे समझा चुका हूं। वही केवल राष्ट्रीय देशभक्त हैं जो हिंदू राष्ट्र की अवधारणा के साथ चल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की अवधारणा की बात कर रहे हैं। आगे बहुत ही साफ शब्दों में लिखते हैं, इसके अलावा जो भी हमारे देश में हैं, बाकी के सब गद्दार हैं, बाकी को सबको गद्दार कहते हैं, या ये राष्ट्रीय हित के शत्रु हैं, या अगर इनको दयापूर्ण दृष्टि अपनाएं तो ये मूढ़मती के लोग हैं। कि तथ्य लाइन है, इसको अच्छी तरीके से सुन लीजिए। आरएसएस की जो अवधारणा है, आरएसएस के जो लोगों की अवधारणा है, वो अवधारणा ये है, बहुत ही स्पष्ट रूप से गोलवलकर ने कहा इसमें, और इसलिए आज हम समझते हैं, इसलिए सबको देशद्रोही बोलते हैं। वो मुसलमान और ईसाई तो और कम्युनिस्ट ये तो देश के दुश्मन हैं, तो ये तो देशद्रोही है ही आरएसएस के हिसाब से। इसलिए हमको समझना है साथियों कि आरएसएस की जो विचारधारा है, हिंदू राष्ट्र की अवधारणा के जो लोग हैं, उनके दिमाग में क्या चलता है। उनके दिमाग के हिसाब से मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट ये देश के दुश्मन हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा, गोलवलकर ने कहा है, आगे और स्पष्ट रूप से कहा है। इसलिए हमें देखते हैं कि हमारे देश के अंदर इनके साथ आरएसएस जो है दुश्मन की तरह बर्ताव करता है। ये हमको समझना है। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा ही राष्ट्रीय है, राष्ट्रवादी, राष्ट्रभक्त, देशभक्त है, ये सारा कुछ इनकी थ्योरी के साथ है, जो इनके विचार के साथ है, जो इनकी इस थ्योरी के साथ है। केवल वही राष्ट्रभक्त है, वही देशभक्त है, बाकी के सारे देशद्रोही हैं, बाकी के सारे गद्दार हैं, बाकी के सारे मूढ़मती के लोग हैं। ये हमको साथी समझना है। तो इस अध्याय के अंदर गोलवलकर ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से इस विचार को कहा इस किताब के अंदर, जिसको हमको ध्यान रखने की जरूरत है। तो साथियों, ये जो गोलवलकर थे, ये उनका राष्ट्रीयत्व है, राष्ट्रीयत्व है, ये राष्ट्रीय है, ये उनकी राष्ट्र की अवधारणा है, ये राष्ट्र की अवधारणा का ये राष्ट्रीयता है, ये उनका राष्ट्र है। इस तरीके से इस राष्ट्र की परिकल्पना वो कर रहे हैं। और जब भी वो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की बात करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि उसमें मनुस्मृति,
जाति व्यवस्था, ये सारा जो एक अराजकता का जो एक इतिहास है, वो इतिहास इसके साथ जुड़ जाता है। ये भी हमको साथी ध्यान रखना है। और एक बात और साथी ध्यान रखना इसी के साथ में कि ये किताब 1939 में लिखी गई थी और इस किताब के जो तथ्य अभी तक मैंने समझाए, आगे का अध्याय में और क्लियरिटी आएगी। आगे का अध्याय अल्पसंख्यकों के ऊपर है, तो आप ये समझ पाएंगे कि हमारे देश के अंदर जो अल्पसंख्यक की राजनीति थी, अल्पसंख्यक जो टारगेट में थे, जो मुसलमान थे, मुसलमानों को इस आरएसएस की आइडियोलॉजी ने किस तरीके से उकसाया और जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उसमें मुसलमानों के दिमाग में ये जो एकदम से कि पाकिस्तान अलग करना है, उसका जो विचार है वो आरएसएस के गोलवलकर और भी सावरकर और भी जितने भी आरएसएस के लोग थे, उनके जो विचार थे, उनकी जो हिंदी राष्ट्र की अवधारणा थी, इस अवधारणा के कारण से इस देश का विखंडन हुआ, इस देश के अंदर अलग देश बनने का रास्ता खुला। ये हमको समझना है कि जब आप किसी बड़े वर्ग को आप ये कह रहे हो कि आपका इस देश में कोई स्थान नहीं है, इस देश में आपका कोई जगह नहीं है, आपको आगे और समझाऊंगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो वर्ग फिर अलग देश की मांग करेगा। इसलिए हमने पिछले सावरकर के जो वीडियोस में समझाया कि ये विचारधारा देश को तोड़ती है, जोड़ती नहीं है। जब भी ये विचारधारा मजबूत होगी हमारे देश में, तब हमारे देश का विखंडन होगा। इसको हमको समझना है साथियों। थोड़ा सा मैंने इसी चर्चा के साथ में बोल दिया ताकि आपकी दिमाग में रहे। और आप ये भी समझ लो राजनीतिक रूप से कि आरएसएस के लोग और जो आज भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो आरएसएस का हिस्सा है, वो जब भी किसी मुसलमान का आंदोलन हो तो उसको दुश्मन की नजर से देखते हैं, उनके ऊपर दया नहीं होती। अब समझ लीजिए आपकी इनको दया क्यों नहीं होती, क्योंकि अपने दिमाग में ये मुसलमानों को पहले से दुश्मन मान के बैठे हैं। उसी तरीके से ईसाइयों के बारे में इनकी भावना है, उसी तरीके से जो देश के कम्युनिस्ट हैं, जो देश के वामपंथी लोग हैं, जब भी वो मजदूरों का कोई आंदोलन करते हैं तो उसके अंदर खालिस्तान, नक्सली और मुसलमानी आतंकवादी, मतलब कुछ ना कुछ 3 टारगेट प्रमुख तौर से आते हैं, जिसमें मुसलमान, ईसाई और खासतौर से कम्युनिस्ट, ये इनके दुश्मन हैं। इसलिए हमेशा इनके साथ दुश्मन की तरह बर्ताव करते हैं और किसी भी आंदोलन को बदनाम करने के लिए इन्हीं टूलों का इस्तेमाल करते हैं। ये बात समझना है हमको। ये बात अगर हम समझ जाएंगे तो हम इनकी इस पॉलिटिक्स को समझ जाएंगे कि हर आंदोलन में जो मजदूर का, किसान का, जो जनता का आंदोलन होता है, जो सरकार के खिलाफ होता है, उसके अंदर उनको ये देशद्रोही, देश के दुश्मन, देश का गद्दार है, नक्सली और ये मुसलमानी आतंकवादी, पाकिस्तानी और चीन, ये जो पाकिस्तान चीन बार बार आता है, पाकिस्तान चीन जो है, पाकिस्तान मुसलमानों को गालियां देने के लिए है, वो चीन कम्युनिस्टों को गालियां देने के लिए है। ये आइडियोलॉजिकल चीजें समझना है हमको, ये स्वाभाविक है। जब भी आरएसएस का विचार मजबूत होगा तो ये सारी अवधारणाएं तेज होगी और इन 3 वर्गों के ऊपर ताकतवर तरीके से हमला होगा। ये हमको साथी समझना है। ये विचारधारा का हिस्सा है जिसको गोलवलकर ने कहा, उसी रास्ते पे आज आरएसएस चल रहा है, उसी रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है और उसी रास्ते पे नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की पूरी सरकार चल रही है। ये हमको साथी समझना है। तो ये इसके हिस्से हैं जिसको हमको समझना है। बाकी विस्तार में बहुत सारी चर्चा में पीछे बता चुका हूं। साथ में भी ध्यान रखना कि ये सारे लोग देसी विदेशी पूंजीपतियों के लोग हैं, ये भी समझना है। ये हिंदुत्व की राजनीति, ये हिंदू राष्ट्र की राजनीति का लक्ष्य है देसी विदेशी पूंजीपतियों की राजसत्ता कायम करके रखना है। ये असल बात है जिसको हमको ध्यान रखना है, जो आरएसएस नहीं बोलता है ना बोल सकता है। आरएसएस को पालने वाला जो देसी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियां हैं, वो देसी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियों को काम करने वाला आरएसएस है, बीजेपी है, हिंदू राष्ट्र की अवधारणा के लोग हैं। ये हमको समझना है। ये सारा स्ट्रक्चर देसी विदेशी कैपिटलिस्ट पूंजीवादी विचारधारा अति दक्षिणपंथी लोगों का गैंग है। ये हमको ध्यान रखना है। राजनीतिक रूप से हमको ध्यान रखना है
इसको भूलना नहीं है। तो ये एक बड़ा षड्यंत्र है जो हमारे देश के साथ हो रहा है, जो देश की एकता को तोड़ रहे हैं, देश के जो लोग हैं उनके अंदर भेदभाव पैदा कर रहे हैं, देश के अंदर के लोगों को देश का दुश्मन बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि देश के अंदर अराजकता पैदा हो। यह हमारे देश के लिए ठीक नहीं है, जिसको सभी लोगों को समझने की जरूरत है। इसलिए मैं कहते हैं कि ये जो विचारधारा है ये विकृत विचारधारा है। आरएसएस की विचारधारा एक विकृत विचारधारा है। बाकी मैं इसके इस किताब के जो नकारात्मक पक्ष समझाऊंगा तब आपको और विस्तार से समझाऊंगा। तो साथियों, ये अध्याय जो है अब हम यहीं खत्म करते हैं। वो ये अध्याय यही खत्म होता है। अगला जो 5वां अध्याय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसको हमको ध्यान से सुनना है। और उसमें अल्पसंख्यक का जो अधिकार है, अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या है, अल्पसंख्यक को क्या मिलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, उसके बारे में अगला अध्याय है। तो मैं निवेदन करूंगा इस अध्याय को यहीं खत्म करते हैं और अगले अध्याय में मिलते हैं। और अगला अध्याय भी जरूर सुने आप, ताकि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो सकें। तो साथियों, अब इस अध्याय को अब यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स।